सो मुझे लग रहा था कि जितने पैसे बन रहे हैं मुझे उतने की तो नौकरी बाहर नहीं मिल रही है। इन्वेस्टर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को एंटाइज किया जाए बाय पेइंग समथिंग, एंड आई वाज वेरी रिजिड। आई सेड मैं नहीं दूंगा। टुडे द एंटायर फैमिली दे राइट कि भाई वी डोंट टेक एनी डिसीजन। आपसे बात करे बिना हमारे को हम ले नहीं पाते हैं कोई डिसीजन। सर क्यों बार बार चुल करते रहते हो? आराम से बैठो ना, कुछ नहीं होने बिल्कुल। वाला है। राइट, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स, योर एसेट लोकेशन इज राइट। एक बस स्टैंड था जो घर से निकल के ही 5 मिनट की दूरी पे था, और दूसरा बस स्टैंड था जो घर से निकल के 12 मिनट की दूरी पे था। वो हमेशा दूसरे वाले बस स्टैंड पे जाती थी क्योंकि वहां जाने से उसके उनके 10 पैसे बचते थे किराए के। नॉट एवरी क्लाइंट इज योर क्लाइंट, एंड यू आर नॉट एडवाइजर टू एवरीवन। तो जब हम पहली बार गए और हमने देखा वहां पे जो हजूम था 10,000 लोगों का, 10,000 एडवाइजर्स का अक्रॉस द वर्ल्ड, तो पहली बार जो हमारी आंखें खुली वो वहां जाके खुली कि व्हाट दिस प्रोफेशन इज ऑल अबाउट। दिस इज नॉट अबाउट जस्ट सेलिंग ए इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आपको म्यूचुअल फंड के काम में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है और म्यूचुअल फंड में काम करने का आपको बहुत सारे आइडियाज, तरीके मिलने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जिनका असेट अंडर मैनेजमेंट AUM 550 करोड़ से भी 550 करोड़ से भी ज्यादा का है। इस व्यक्ति का नाम मिस्टर नीरज चौहान है। नीरज चौहान दिल्ली से अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर नीरज चौहान जी से और उनके काम करने के तरीके को जानते हैं और उनसे बहुत सारी सीख लेने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, मैं आपका BI TV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया रंजीत जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आपका शो एक बहुत बेहतरीन शो है जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स के लिए एक बहुत ज्ञान भरी बातें और एंथुजियास्टिक बातें, और टू एनकरेज देम, रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर मी हैविंग इन अ शो। वेलकम, 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 वेलकम। सो नीरज जी, आप म्यूचुअल फंड में तो आपका 550 करोड़ का AUM है, उससे ज्यादा का है। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड का ही काम करते हैं या फिर आप कुछ और प्रोडक्ट्स को भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस हो गए? जी जी, हम सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। फिर चाहे वो बेसिक प्रोडक्ट, एक फिक्स डिपॉजिट हो, या फिर एक बहुत ज्यादा पेचीदा प्रोडक्ट जिसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं, या फिर वो हो, या फिर वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो या AIF हो। सो हमारे पास इन सभी डोमेन की नॉलेज है, और हम सारे प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल मॉल के थ्रू करते हैं। एंड एज द नेम डिपिक्ट्स, द फाइनेंशियल मॉल, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप अपने आप को फाइनेंशियल मॉल कहते हैं? हाँ जी, ये टर्म हमने 1992 में लिया था, जब हमने अच्छा। अपनी कंपनी का नाम फाइनेंशियल मॉल रखा था। हाँ, आपकी कंपनी का नाम ही फाइनेंशियल मॉल है? हाँ जी, हमारी कंपनी का नाम ही द फाइनेंशियल मॉल है। हाँ, क्या बात, क्या बात। और ये आपने 1992 में आपने ये नाम रख लिया था? 1992 में हमने नाम रख लिया था, और ये नाम को हमने रजिस्टर कर लिया था। आज ट्रेडमार्क भी है इस नाम का, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अब। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, नीरज जी, आप एक बहुत ही विजनरी व्यक्ति हैं। क्योंकि 1992 में फाइनेंशियल मॉल, ऐसी सोच तो मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग में होगी। और आपके दिमाग में तब ये सोच आई। यू आर ए विजनरी पर्सन, मतलब उस वक्त आपने सोचा था। तो कैसे आपका आपकी एंट्री कैसे हुई, आप कैसे आए फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में, आप कैसे आए? सो रंजीत जी, एज वी स्पीक तो हमारा जो प्रोफेशन है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का, आज की डेट में एक सॉट आफ्टर प्रोफेशन है। लेकिन अगर हम बात करें सन 1990 1992, तो ये बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर प्रोफेशन नहीं होता था। करेक्ट। और आप भी अगर बात करें तो बड़े सारे इंटरमीडियरीज या एजेंट्स, दे केम टू दिस प्रोफेशन बाय चांस और बाय लक। राइट, मतलब कोई 8वीं 9वीं से ये सोच के पढ़ाई नहीं करता है कि मैं फाइनेंशियल एजेंट बनूंगा, मैं इंटरमीडिएट बनूंगा। करेक्ट, करेक्ट। राइट। सो वही वही कुछ हमारे साथ भी हुआ। आई आई पास माय 12th स्टैंडर्ड्स इन 1989।
तो उसके बाद मैंने एडमिशन लिया शिवाजी कॉलेज में फॉर माय ग्रेजुएशन। तो हमारे पास एक डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे, मिस्टर सुमेश महाजन, जिनको आज अपना गुरु भी मानता हूँ और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि वो इस प्रोफेशन में लेके आने वाले हैं मुझे। सो वो मेरे पेरेंट्स को इंश्योरेंस देते थे। तो एक बारी वो मार्च का महीना था, इंश्योरेंस देने के लिए आए। तो उन्हें पता लगा कि मैंने 12वीं कर ली है, और उस टाइम मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर इंश्योरेंस एजेंसी वाज 12th। सो उन्होंने कहा, बेटा भाई तुम एजेंसी क्यों नहीं ले लेते हो? तो इसे भाई क्यों ले लें? तो इसे ठीक है, कुछ पैसा बनेगा, कुछ काम करोगे, थोड़ा सा ठीक रहेगा, कल को अच्छा लगेगा तो कर लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करना। सो आई थॉट अबाउट इट, ऐसे ठीक है, कॉलेज में जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, एटलीस्ट पॉकेट मनी हो जाएगा, पार्ट टाइम हो जाएगा कुछ काम। So that's how I entered into this profession, into this business, and as I said, it's luck by chance. बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप इंश्योरेंस के बिजनेस में आपने जो है पहले शुरुआती कदम रखे, पहला कदम मेरा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ में इंश्योरेंस एज ए एजेंट। एजेंट था। यस। तो आपका ग्रेजुएशन होने के बाद में आपके पास एक रास्ता ओपन था कि आपको क्या करना है, वो क्लियर था कि भाई मुझे एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ही काम करना है। नहीं, जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, देन आई थॉट ऑफ कि भाई क्या करना है, क्या मेरे को कहीं पे किसी के पास काम करना है, कोई और प्रोफेशन में जाना है, कोई और नौकरी करनी है। बट बाय दैट टाइम पिछले 3 साल में मैंने ठीक ठाक काम कर लिया था। और सो मुझे लग रहा था कि जितने पैसे बन रहे हैं, मुझे उतने की तो नौकरी बाहर नहीं मिल रही है। अच्छा, हाँ हाँ। सो प्लस क्या था कि शुरू से ही मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि एक अलग तरीके से काम करना है, नॉट अ लाइक रेगुलर एजेंट। उस टाइम पे बहुत लोग जो है बात करते थे कि कुछ इन्वेस्टर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को एंटाइज किया जाए बाय पेइंग समथिंग, एंड आई वाज वेरी रिजिड। आई सेड मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ये काम मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको वैल्यू एडिशन दूंगा, ये पैसा मेरा है क्योंकि मैंने मेहनत से कमाया है, तो आई विल नॉट शेयर एनीथिंग विद एनीवन। इस बात पे मुझे बहुत लोगों ने बहुत टोका कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा। बट आई सेड नहीं, आई विल डू इट, लेट्स सी। मेरी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है ना। एंड टू गिव यू स्टोरी, मेरा जो पहले 1 साल का कमाई था, उस टाइम अगर आपको ध्यान हो तो एक कंप्यूटर्स बहुत कम लोगों के पास होते थे। सो एक एड निकला एक दिन अखबार के अंदर, और कंपनी का नाम था पीसीएल। सो मैंने वो एड देखा, तो मैंने कहा यार कंप्यूटर लेते हैं। और उस दिन तक मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं पता था। सो मैंने वो कंप्यूटर का लिए फोन किया, वो कंप्यूटर के लिए बुक कर दिया। वो कंप्यूटर को कोई 1.5-2 महीने के बाद वो कंप्यूटर मेरे पास कौन से आया। साल की बात है ये? ये आप बात करें 93 94 की। 93 94। राइट। ओके। सो जब वो कंप्यूटर आया तो बंडल था, और मुझे मालूम नहीं था कि इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरा एक दोस्त होता था नीचे, मनीष करके, इन दी अपार्टमेंट वेयर वी यूज्ड टू लिव। सो मैं गया मनीष के पास, मैंने कहा मनीष यार मैंने कंप्यूटर लिया है, कैन यू हेल्प मी विद दैट? मुझे चलाना नहीं आता है। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, अभी दिन में तो आई एम इन कॉलेज। सो वो ऊपर आया, उसने वो मशीन खोली, ऑन किया, तो उसने कहा यार इसमें सॉफ्टवेयर तो है नहीं। मैंने कहा यार वो क्या होता है? He said, ये हार्डवेयर है, इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स व्हिच वी नीड, एंड दैट वाज अ डॉस बेस्ड सिस्टम। सो दैट्स हाउ आई bought my computer with my income to give service to the clients. And as we speak today, if any of my client comes to me and asks me of any information, he made any investments with us over last 3 decades, I can give him that information even today. It's just at the click of a button. बहुत बढ़िया। So that is how we kind of adopted the technology. We adopted in the profession to give this service, and not to just serve them, to delight them. And that still till date is working for us. मतलब 93 में आप फुल टाइम हो चुके थे अपने काम में? हाँ, इमीडिएटली आफ्टर जैसे ही मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन लिया, आप फुल टाइम हो या चुके? या या तो जैसे ही एक मैंने चीज तो कॉलेज है पास आउट किया। नीरज जी, कि पढ़ाई खत्म करने के बाद में ज्यादातर लोगों का चैलेंज होता है कि वो एक एक नौकरी ढूंढ पाए ताकि अपनी इनकम शुरू कर सके। तो आपके पास वो चैलेंज नहीं था?
आपने ऑलरेडी अपनी एक इनकम खड़ी कर दी थी। मेरे पास एक एक एक्सपीरियंस था कि अगर एक मैं बाहर एक्सपीरियंस, जाता हूँ तो करेक्ट मुझे नॉलेज, मुझे नौकरी कितने में मिलती है और मैं आज कितने कमा रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट और अभी मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, फुल टाइम करूंगा तो नेचुरली उससे ज्यादा करेक्ट कमाऊंगा। करेक्ट। तो क्या आपको अपने, जब आपने फुल टाइम ये काम करना शुरू किया, उसके बाद में क्या आपको अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, ग्रो करने में भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए, अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए? चैलेंज तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि धीरे धीरे एक ऑर्गेनिक तरीके से हम ग्रो करते गए। और जो हमारा बिजनेस हमने ग्रो किया मेजरली थ्रू रेफरल किया, ऑर्गेनिकली किया। और जहाँ पे भी हम किसी क्लाइंट के पास जाते थे, वो बाय डिफॉल्ट हमें रेफर करता था, बिकॉज हमारा जो फोर्टे था वाज द नॉलेज। हम उस टाइम पे भी कोशिश ये होती थी कि हमारे पास वो नॉलेज हो जो हमारा एक कम्पिटिटिव एज बने हमारे लिए। प्लस हम वो वैल्यू ऐड करें जो क्लाइंट कहे कि वाओ, मतलब दिस इज समथिंग विच वी नेवर एक्सपेक्टेड। टू एन एक्सटेंट, इफ आई देयर वाज अ क्लाइंट जो किसी ने रेफर किया, रादर प्रोस्पेक्ट आई वुड से, नॉट अ क्लाइंट। वो पूरा दिन बिजी होता था अपनी फैक्ट्री में, और वो मुझे रात को 10:30-11 बजे बुलाता था कि आप 10:30-11 आ सकते हो, एंड आई नेवर सेड नो। ठीक है, आई विल कम। तो मैं उसके पास गया। उस टाइम वो एनएससी लेता था, जो पोस्ट ऑफिस में एनएससी होते थे, टू सेव टैक्सेस। सो आई सेड, आप एनएससी क्यों ले रहे हो? देयर इज अनदर ऑप्शन विच विल गिव यू बेटर रिटर्न, इट विल बी टैक्स एफिशिएंट। और 5 साल में एनएससी में तो आप साइकिल चला रहे हो 6 साल का, तो ये 5 साल में सारा पैसा या 6 साल में सारा पैसा इकट्ठा आपको मिल जाएगा। तो आपके रिटर्न्स भी बेटर है, पोस्ट टैक्स एडजस्टेड, और यू आर नॉट लॉकिंग योर मनी। सो आई सेड ओके ठीक है, लेट मी कॉल माई चार्टेड अकाउंटेंट टुमारो एंड कम बैक टू यू। So next day he had spoken to his chartered accountant, and his chartered accountant vetted what I said. So he said fine, ठीक है, let's go ahead with it. तो 2-3 बार ये एपिसोड हुआ, मैंने उसको जो सलाह दी उसने जाकर के अपने चार्टेड अकाउंटेंट से बात किया, उसके चार्टेड अकाउंटेंट ने कहा हाँ ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, एंड देन ही इन्वेस्टेड विद अस। देयर आफ्टर इट वाज अ सिनेरियो कि मैंने जो उसको कहा उसने वो माना। उसको चार्टेड अकाउंटेंट से वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड समटाइम्स his chartered accountants called me up to take some information regarding the investments. So that built the confidence with the client, because whatever you said, you are not giving any fluke, you are giving the right information. Whether it is good for the client or bad for the client, give him the information and make him a decision, let him make a decision based on the facts. तो चार्टेड अकाउंटेंट आपके काम में कभी भी बाधा नहीं बने। जनरली नहीं। एलआईसी एजेंट जो है, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, ये बोलते हैं कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट है। वो आपके रास्ते में कभी नहीं हुई। नहीं बने। बहुत बढ़िया, बहुत। तो आज अगर मैं पूछूं नीरज जी, आपका कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, कितने ऑफिसेज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? जी जी, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो घर से किया था, एज आई टोल्ड यू। और उसके बाद फिर हमने एक फ्लैट लिया पास में ही, तो उसमें हमने अपना ऑफिस बनाया। उसके बाद भी टुक अ प्रॉपर commercial space in DDA market. That's where we started our office. Aj, as we speak, we have 3 offices, 3 ऑफिस and teen office hai. And as going forward, we are now also planning to open another one, maybe in another 6 months' time. And we have a staff strength of around 16 members with us now. 16 में, ओके। और आपका म्यूचुअल फंड का AUM जो है वो 550 करोड़ का है। जनरल इंश्योरेंस जी, का आपका एनुअल प्रीमियम कितना है? रफली 10 करोड़ 12 करोड़ के बीच में। 10-12 करोड़ का आपका जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम। और लाइफ इंश्योरेंस में आप कितना काम कर लेते हैं नीरज जी? लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा काम नहीं हम करते हैं। अब आज की डेट में हमारा जो मेजर लाइफ इंश्योरेंस में फोकस है वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के ऊपर है, टू गिव द प्रोटेक्शन। परफेक्ट। सो आपने इतना बिजनेस किया है, म्यूचुअल फंड में आपने 550 करोड़ किया है, जनरल इंश्योरेंस में 10-12 करोड़ का आपका एनुअल प्रीमियम है। क्या कहीं से आपको कंपनीज की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिकॉग्निशन, अवार्ड्स भी मिले हैं? अब तो गिनती नहीं है, बहुत कोई मिले हैं। सबसे बड़ा अवार्ड बताएंगे आपको क्या मिला था, जो आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल? देखो, मैं उस कंपनी के अवार्ड को बहुत वैल्यूएबल नहीं मानता हूँ।
मैं सबसे बड़ा वैल्यूएबल अवार्ड मानता हूँ जो मेरे क्लाइंट ने मुझे दिए। अब करेक्ट। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक क्लाइंट है जिनकी आज उम्र रफली 82-83 साल है। और उन्होंने मेरे को स्पेशल कॉल किया ऑन माय बर्थडे। सेड नीरज आओ, तो आई वाज नॉट अवेयर कि भाई इनको मेरा बर्थडे याद है। उन्होंने कहा मिलना है आपसे। एज यूजुअल ठीक है, आई वेंट देयर, वी हैड सम डिस्कशन। सो दे हैड अ केक फॉर मी, एंड देन दे गेव मी अ लिफाफा, जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन में हम एक दूसरे को लिफाफा देते हैं ऑन देयर स्पेशल ओकेजन। आई सेड व्हाट इज दिस? एंड ही सेड बेटा ये आपके जन्मदिन के लिए, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें इतना सामर्थ बनाया है कि हम किसी के भी बर्थडे पे, किसी की भी एनिवर्सरी पे इतने सामर्थ है कि आज हम उनको कुछ भी दे सकते हैं। एंड दैट वाज काइंड ऑफ ऑ मोमेंट फॉर मी। क्या दिया उन्होंने आपको? दे गेव द एनवेलप विद कैश इन इट, अच्छा, कैश दिया आपको, ओके। हाँ जिसको हम शगन बोलते हैं। हाँ हाँ। सो एंड टुडे द एंटायर फैमिली दे राइट कि भाई वी डोंट टेक एनी डिसीजन, आपसे बात करे बिना हमारे को, हम ले नहीं पाते हैं कोई डिसीजन। बहुत And बढ़िया। this is one case. There are so many cases where the client kind of pat you on the back and it encourages you to do good work. हम्म। बहुत Apart बढ़िया, from that, बहुत ही। we have various MDRT qualifications which we did. We are life members for MDRT even today. Have been main platform speaker at MDRT Orlando. Had been speaker at various MDRT days platforms. Various mutual funds have given us a lot of awards. They took us on various trips, which has now been banned by SEBI. So, but yes, I think for me, the biggest award is award which is given to us by the clients. एक चीज से तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ नीरज जी, कि आपने अपनी कंपनी का नाम जो है वो फाइनेंशियल मॉल 1992 में रख दिया। यानी कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में बहुत पहले से काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड को ही देखें तो उसमें बहुत सारा चीजें स्टडी करने लायक है, जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें स्टडी करने लायक है। कैसे आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं? इतना सारा नॉलेज कस्टमर्स को बताना होता है, सही चीजें बतानी होती है, तो कैसे आप अपने आप को अपडेट रखते हैं इसके लिए? देखिए, इसमें दो तीन तरीके हैं जिससे हम अपने आप को अपडेट रखते हैं। एक तो इंडस्ट्री बॉडी के बड़े सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं विच वी अटेंड, जहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने को मिलती है विद योर फेलो प्रोफेशनल्स, with the industry stakeholders. That's one way of keeping yourself updated. Another way of keeping you updated is reading books, reading blogs. There are various blogs which we read, watching various YouTube channels. there are आज की डेट में अगर आप देखें तो बड़े सारे informative YouTube channels भी हैं. And then we also have association wherein we meet monthly or bi-monthly to interact with each other to understand, and the study groups which we have created. तो ये सब cumulatively on a regular basis helps you to keep updated. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो चीज आपने बताया नीरज जी के आपको बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले हैं आपके कस्टमर से भी, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड की एडवाइस भी करते हैं अपने कस्टमर्स को, और म्यूचुअल फंड जो है आपने एडवाइस कर दिया लेकिन मार्केट कभी भी जो है वो उलट पुलट हो जाता है। और लोगों, और ये जो है प्योर साइकी से रिलेटेड गेम है म्यूचुअल फंड का जो आपका एडवाइजरी है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी कस्टमर को कुछ सजेस्ट किया है और मार्केट ने जो है वो सडनली कुछ पलट ले लिया और कस्टमर जो है आपके पीछे पड़ गए? कोई एक एग्जांपल आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट था? देखिए, ऐसा तो बहुत बार हुआ है और आज भी होता है। और अक्सर ये उनके साथ होता है जो नए इन्वेस्टर आते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है मार्केट का, और मार्केट की वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब नहीं किया है, या समझे नहीं है, और वो सिर्फ बाजार में ये देख के आते हैं कि बाजार में इतना पैसा, वो अक्सर तौर पे जब तेजी का बाजार होता है तब आते हैं।
तो ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। उदाहरण के तौर पे हमारे एक क्लाइंट होते थे, रादर अभी भी हैं, और उन्होंने जब निवेश किया और उसके बाद ही कोविड आ गया। सो जब कोविड आया तो बड़े अनिश्चितता का माहौल था। सबको मालूम है उस टाइम लोग अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा व्याकुल थे, और फाइनेंशियल्स तो सेकंड थे। बट क्योंकि उन्होंने पैसा तभी तभी डाला था और मार्केट अच्छा खासा नीचे हुआ था, तो उनसे रोज सुबह शाम 2 बार दिन में बात होती थी। तो वो सुबह समझ जाते थे, लेकिन शाम को फिर वो स्थिति थी। और उसका कारण था साइकोलॉजिकल, क्योंकि पूरा इतना ग्लूमी एटमॉस्फेयर था फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव एंड द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। और पूरे दिन आप घर में हो, और पूरे दिन वो मायूसी भरा माहौल है। देश में भी, आपके घर के आसपास भी आपको बड़ी नेगेटिव खबरें भी सुनने में आ रही हैं। सो एक डिस्टर्ब माहौल था। तो हमने उस टाइम बड़ा क्लियरली हम उनको भी ये बोला था कि आप दिन में 10 बार बात करना चाहें बात करें। आप डाटा के साथ बात करना चाहेंगे, हम डाटा के साथ बात करेंगे। आप फोन पे बात करना चाहेंगे, हम फोन पे बात करेंगे। आप जूम पे आना चाहेंगे, हम जूम पे बात करेंगे। दैट्स व्हेन द जूम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। बट वी हैंड होल्डेड हिम। हमने उनको कहा, सर देखो, आपने ये बाजार में अभी एंट्री किया है। हम नहीं चाहते कि आप खराब तजुर्बा लेके इस बाजार से बाहर जाएं। टेक अवर वर्ड्स, वी हैव बीन इन द इंडस्ट्री। ऐसे वक्त पहले भी आए हैं। शायद हिंदुस्तान में हमारे पास इस तरीके का डिजास्टर पहली बार आया है। सो वी बोथ आर इन अनचार्टेड टेरिटरी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है। आप अभी निकालेंगे तो अभी जो आपका नोशनल लॉस है वो आप एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। और अभी ये पैसा जब हमने डाला था तो हमारा ये गोल था, ये ऑब्जेक्टिव था। लेट्स स्टे ऑन द कोर्स। एंड वी गेव वेरियस एग्जांपल्स के भाई, अब अगर आप मान लीजिए शिप में कहीं जा रहे हैं एंड देयर इज अ टर्बुलेंस, यू विल नॉट जंप आउट ऑफ द शिप। तब देन यू विल बी श्योर शॉट गोइंग टू डाई। विद द शिप एटलीस्ट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू सेव योरसेल्फ। So somehow, with the regular counseling, he understood, and he continued the journey. And thereafter, he made good money. We all know those who stayed, what they made. अभी भी वो बीच बीच में करते रहते हैं कि अभी जैसे जस्ट इलेक्शंस हैं तो निकाल लें फिर डाल देंगे। बट एंड नाउ तो द इक्वेशन इज, सर क्यों बार बार चुल करते रहते हो? आराम से बैठो ना, कुछ नहीं होने वाला है। राइट, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स, योर एसेट एलोकेशन इज राइट। So let's focus on the fundamentals. करेक्ट And करेक्ट then he said, yeah, I understand. करेक्ट करेक्ट। टोटल कितने कस्टमर है एनर्जी आज की तारीख में आपके? आज की डेट में हमारे पास अराउंड 3,000 कस्टमर हैं। 3,000 कस्टमर। परफेक्ट परफेक्ट। तो एंड ऑफ द डे ये जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, फाइनेंशियल एडवाइजरी का जो बिजनेस है, इसमें आपके पास में नंबर ऑफ कस्टमर होने बहुत जरूरी है। तो नए लोगों के साथ रिलेशनशिप आपकी बने, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखिए रंजीत जी, हम रेगुलरली सोशल मीडिया पे एजुकेशन बाइट्स डालते रहते हैं। कुछ ना कुछ कॉलम्स लिखते रहते हैं न्यूज़पेपर में, कभी कभी बीच में मीडिया में भी आ जाते हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजीज हैं जिसके बेसिस पे हमारे को फ्लो ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बना रहता है। प्लस जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, दे आल्सो कीप रेफरिंग अस। तो आप ये जो सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिविटीज करते हैं, उससे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, नए लोग आपके पास इंक्वायरी देख करते हैं, अब ऐसा होता है? देखिए, बिजनेस इंक्वायरी नहीं करते हैं, बट वो अपनी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को बताते आपके हैं साथ। या कुछ, तो वो डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे करके उनका फेथ बनता है और ट्रस्ट बनता है। देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद अस। करेक्ट करेक्ट। एक जैसा कि कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में करीबन 25 से 30 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है। तो भारत देश में फाइनेंशियल एडवाइजर की संख्या बहुत ज्यादा है ना? तो जब आप किसी नए व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली और भी फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करते हैं। ऐसे हमारी स्टडी ये है कि भारत देश में हर एक व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर एट ए टाइम कन्विंस करते रहते हैं। तो जब बात आती है किसी नए व्यक्ति से, जब आप जान पहचान बनाते हैं तो वो आपके साथ में जुड़ जाए, आपका कस्टमर बन जाए, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या बातें आप करते हैं ताकि वो दूसरों के साथ में जाकर आपके साथ में अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी करे? उसके लिए क्या बातें करते हैं आप?
देखिए, हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, आज जो भी प्रोस्पेक्ट आता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक प्रोस्पेक्ट होता है। और डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, वो सबसे पहले तो आपको गूगल करता है कि भैया ये इंसान कौन है, ये प्रोफेशनल कौन है, क्या इसकी पेडिग्री है। सो जब वो गूगल करके आता है और गूगल के ऊपर वो जब हमारा नाम और कंपनी का नाम देखता है, तो वो आधा तो ये तो बात उसका समझ में आ जाती है कि एमेच्योर के पास नहीं जा रहा हूँ। Someone who has been in the industry, someone who has been a professional, someone who has been guiding people for so long. So कहीं ना कहीं वो जब हमारे से बात करता है तो 50-60% वो कन्विंस्ड होता है। जो बैलेंस 40% है उसके लिए हम उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं कि प्लीज कम, लेट्स हैव अ interaction in a proper manner. So when they come to office, they see your setup, and then they interact, they understand where we are coming from, and what are our deliverables, and that is very clear to them, what we can do, what we cannot do. So we set the expectations. So when you set the expectation of the first meeting itself, they are kind of in tune with you if they come on board. And if they don't come on board, then at least it is good that they are not going to be dissatisfied, right? So मेरे ख्याल से देखिए, एक बहुत अच्छा लेसन हमें मिला था एमडीआरटी के एक मीटिंग में, wherein they said us that not every client is your client, and you are not advisor to everyone. हम्म। We follow that to the core, and we said all those clients who are culturally fit with us are going to be our clients, and then we take them on board and they choose us. So it's a mutual understanding and mutual relationship. कई बार ऐसा भी होता होगा नीरज जी कि आप किसी को समझा रहे हैं और फिर वो कोई रीजन बता के इनडायरेक्टली आपको ना बोल के चला जाता हो। तो बिल्कुल आपको होता क्या है। लगता है, कोई कॉमन ऑब्जेक्शन आपके सामने है कि भाई ये कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं इनडायरेक्टली ना बोलने के? देखिए, जब वो कोई ना बोलता है, वो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी, और हम उनको मना कर देते हैं दैट वी कांट मीट दीज एक्सपेक्टेशंस। सो वो कहते हैं ठीक है, हम सोचते हैं, उसने तो मेरे को इतने परसेंट रिटर्न की बात करी, आप तो इतने परसेंट भी नहीं बता रहे हो। सो वी सेड फाइन, दे मे बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, वी कैन नॉट, and at the end of the day the return is to be delivered by the market. We can only go by your asset allocation, your risk profile. Basis that only we can invest. So you can take a call, you are free. नीरज And जी, yes, they say, आज आज तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं, 3,000 कस्टमर हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड के एयूएम है। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को कन्विंस कर रहे हैं विद द एक्सपेक्टेशन के ये हमारा एक अच्छा कस्टमर बन सकता है भविष्य में, एक लंबे समय तक आपने उनको आप उनके साथ में रहे, कन्विंस करते रहे, और फिर बाद में जाके उन्होंने आपको ना कर दिया, तो आपको कुछ ऐसा डिससेटिस्फेक्शन होता है, बुरा लगता है, ऐसा होता है आपके साथ में, या अब आप उससे ऊपर चले गए? नहीं नहीं, वी आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो ह्यूमंस। सो बिल्कुल ऐसा होता है, बुरा तो लगता ही है जब आप किसी के साथ इतने टाइम तक कोशिश कर रहे हैं टू टेक देम ऑन बोर्ड, एंड वन फाइन डे से कि नहीं, हमने किसी और के साथ कर लिया। अभी हमारे साथ एक रिसेंटली हुआ, वी हैड अ prospect who is a venture capitalist firm. वो इंटरेक्ट करते रहे हमारे साथ, आई थिंक 1.5-2 महीने तक, बट वन डे दे सेज कि नहीं, वी हैव onboarded with some other advisors. It's fine, it's okay. Felt bad, but that's okay. You have to keep moving forward. आपको क्या लगता है नीरज जी कि आपका जो काम करने का तरीका है, और बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर और हैं जो आप ही की तरह काम करते हैं, आपकी आप ही की तरह चीजों में डील करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप कैसे उनसे अलग हैं, आपका काम करने का तरीका कैसे अलग है उनसे? देखिए, इसका जवाब मेरे से बेहतर तो क्लाइंट दे सकते हैं कि व्हाई दे आर एसोसिएटेड विद अस। जो मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इज one, we have integrity at the first place. To give you example, sometimes clients comes to us says कि यार ये पीपीएफ में पैसा पड़ा हुआ है, ये निकाल के मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। Obviously when they see returns which are higher in mutual funds,
and PPF is not that. Sometimes that happens, and it's sometimes it's a decent amount. So many times we say no, we don't want this money. Then they ask why. Said PPF is a debt asset class, giving you tax free, right? And as an individual, as a financial prudence, you have to have some money in debt. So what better than PPF? It is 100% secured, guaranteed, and tax free. और हम किस चीज की बात कर रहे हैं? 1.5 लाख रुपए साल किस लिए करना चाहते हो? प्लीज लेट इट बी देयर. So for us, client comes first. It is not my revenue, it is not my sales, it is not my business. So I think that ethical interaction with the client, ethical dealing with the client with the integrity is one of the factor why clients chooses us. And we are very upfront. Sometimes we don't mince words to keep client happy. And many a times I ask clients, do you want me to be truthful or you want me to be a diplomatic? So client said, okay, be truthful. So yeah, I think नहीं, बहुत कम लोग होते हैं नीरज जी ऐसे कि जो कि अपफ्रंट होते हैं कस्टमर के सामने. बहुत कम फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं जो कस्टमर के, नहीं तो जो है ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर सर 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 सर, किसी ने एग्जांपल भी दिया था, सुबह से लेके शाम तक सर 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 ही करते रहते हैं, यू नो. अपफ्रंट है ये ऐसे बहुत कम लोग. जी. एक तो आपने एग्जांपल दिया नीरज जी कि एक कस्टमर ने आपको आपके बर्थडे के दिन बुलाया और आपको जो है आपके लिए केक काटी और आपको थैंक यू बोला कि भाई आपने हमारी जिंदगी में ऐसा बदलाव किया है, आपको एक कैश, एक टोकन ऑफ लव दिया आपको. क्या यही आपकी जिंदगी का बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, या आपको ऐसा लगता है कोई और भी सक्सेस स्टोरी है जो कि मेरे इस काम में ऐसी कोई चीज हुई है जो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है? क्या लगता है? देखिए, दूसरी सक्सेस स्टोरी ये है कि MDRT में जब हम गए पहली बार, बहुत टाइम तक तो हमें एम्बेसी से वीजा ही नहीं मिला. तो हम हर बार ये सोचते थे कभी तो जाएंगे. तो जब हम पहली बार गए और हमने देखा वहां पे जो हजूम था 10,000 लोगों का, 10,000 एडवाइजर्स का अक्रॉस द वर्ल्ड, तो पहली बार जो हमारी आंखें खुली वो वहां जाके खुली कि व्हाट दिस प्रोफेशन इज ऑल अबाउट. दिस इज नॉट अबाउट जस्ट सेलिंग ए इंश्योरेंस पॉलिसी. So on my first day when I entered in that hall, I thought, नीरज, कभी मौका मिलेगा यहाँ पे बोलने का? And when I got that opportunity to speak at Denver on a main platform, I think that was again one of the most memorable movement and achievement in a financial professional career for me, apart from hosting your country's flag on the platform. So I think that's the recognition of the work which you have done. That's the recognition or appreciation of the inputs which you give to your clients. So for me, that is also a major achievement of my professional career. तो आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिली नीरज जी, आपको ये प्लेटफॉर्म मिला जहां पर आप बात कर सकते हैं इतने सारे लोगों के सामने, वो आपको किस लिए मिला था? क्या अचीवमेंट के बल पे मिला था आपको? So to share the idea of, जैसे आज आप हमारे से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं कि what are your key ways to help customers or the investors, how you make them happy or comfortable with your financial advisory, you call it, or distributionship, you call it, whatever you call it. So when we came on the platform and presented that what all we did to keep our customers delightful, what are the steps which we have taken, and they observed and they recognized and they invited us to speak on the main platform. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक तो नीरज जी, आपने 12वीं कक्षा को कंप्लीट करने के बाद में आपने फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस शुरू किया
और उस वक्त आपकी सोच ये थी कि चलो पॉकेट मनी के लिए कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन आप जो है बहुत आगे आ गए हैं। म्यूचुअल फंड में आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो हो गया है, जनरल इंश्योरेंस का आपका बड़ा काम हो गया है। यहाँ से आगे आपके 3 ऑफिसेज हो चुके हैं, 16 जन का आपका स्टाफ है। यहाँ से आगे आपका क्या विजन है? आज से 5 साल 10 साल आगे की अगर बात करूं तो आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं? क्या विजन है, क्या गोल है आपका? उसके बारे में कुछ बताइए। रंजीत जी, जैसे आपको मैंने बात किया कि जो हमने कैरियर की शुरुआत की थी वो पॉकेट मनी से की। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो और कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं, तब आप ये डिसाइड करते हो अब आपका लाइफ में गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो मेरे माताजी मेरे पिताजी दोनों टीचर थे। और मेरे बचपन में जैसे हम एक किराए के मकान में रहते थे, तो हमारी माताजी एक सरकारी स्कूल में, जो एमसीडी का प्राइमरी स्कूल होता था, उसमें कार्यरत थी, उसमें जॉब करती थी। और वो स्कूल हमारे घर से रफली रफली 20-25 किलोमीटर दूर था। और सुबह का स्कूल था, और स्कूल आपको मालूम है 7:30-8 बजे शुरू हो जाते हैं। और 7:30-8 बजे आपको स्कूल पहुंचने के लिए घर से 6:30-7 बजे से पहले पहले निकलना होता था। और उससे पहले मैं और मेरी सिस्टर, उनका खाना भी बनाना होता था क्योंकि हमें स्कूल जाना होता था। वो सवेरे सवेरे वो कार्य करके निकलती थी। एक बस स्टैंड था जो घर से निकल के ही 5 मिनट की दूरी पे था, और दूसरा बस स्टैंड था जो घर से निकल के 12 मिनट की दूरी पे था। वो हमेशा दूसरे वाले बस स्टैंड पे जाती थी क्योंकि वहां जाने से उसके उनके 10 पैसे बचते थे किराए के। वो 10 पैसे बचाने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा ट्रैवल करती थी। तो और ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठी थी कि मुझे लोगों को इतना फाइनेंशियली एजुकेट करना है कि इतना कष्ट ना उठाना पड़े, कि अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े इतने बड़े बड़े। सो दैट बिकेम द मोटिव ऑफ माय फाइनेंशियल कैरियर, and that's why I embraced it with both the hands, that I need to educate, I need to make them so well aware, I need to create wealth for my country, I need to create wealth for the families, so that they can live a financially free life, a happy life. At least they should not be bothered about the money. So today, when we do that, we do a lot of investor awareness programs. We try to educate people that it's not about just earning, it's about creating wealth, it's about investing, and the right investing, so that you don't have to compromise the happiness of your life or for the family. So आज हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए एयूएम, हमारे लिए बिजनेस सेकेंडरी है, वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम क्लाइंट्स को एजुकेट करें टू क्रिएट वेल्थ, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बात करें, उनको फाइनेंशियली अवेयर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नीरज जी, आपका जो एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो ये बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे डिपेंड करता है कि आप किस सोच के साथ में आप काम कर रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाएंगे। और आपकी सोच जो है वो बहुत गहरी है, बहुत गहरी सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपका काम जो है लिंक है। मुझे बहुत मजा आया नीरज जी आपके साथ में बात करके, आपके बारे में जानकर, आपकी सोच के बारे में जानकर, आपके काम करने के बारे में जानकर। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल ये जो टॉक रही, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नीरज जी, आपने अपना समय दिया और आपके बारे में हमें, आपके काम करने के बारे में आपने हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। Thank you, Ranjit ji. Once again, thanks for having me on the show. Thank you so much. वेलकम, वेलकम, वेलकम। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV
फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।